गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हरिओम लेक्चर पर। ठीक भाई, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बर्नौली प्रमेय के बारे में, यानी कि बर्नौली थ्योरम और पास्कल लॉ के बारे में। मैं यही कहूँगा, ट्वेल्थ फिजिक्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और डिप्लोमा वालों के लिए भी, या किसी और के लिए भी इम्पोर्टेंट हो तो देख सकते हो। मैं कह रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पास्कल और बर्नौली थ्योरम क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं बर्नौली और पास्कल साहब लोगों ने क्या कहा था। ठीक है, तो देख लीजिए आपके सामने है बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरा अपना रूल होता है कि मैं उस डिफिनीशन को पढ़ूंगा, इसके बाद समझाऊंगा। तो एक बार आप लोग पढ़िए कि जब कोई असंपीड्य तथा आसयान द्रव धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो पथ के प्रत्येक बिंदु पर तरल की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा गुरुत्वीय ऊर्जा का योग नियत रहता है। यानी कि कह रहा है कि जब कोई लिक्विड फ्लो होता है धारा रेखीय प्रवाह में, कोई लिक्विड धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसका जो कुल टोटल एनर्जी होता है ना, वह नियत रहता है। यानी कि उसका एनर्जी खत्म नहीं होता है। यानी कि इसीलिए देखिए यह नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अभी इन सब का मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो आप इतना समझ गए होंगे ना कि जब कोई लिक्विड फ्लो करता है धारा रेखी प्रवाह में तो उसके अंदर जो पूरा लिक्विड रहता है, यानी जो जो उसके अंदर टोटल एनर्जी रहता है ना, वह ख़त्म नहीं होता है, वह नियत रहता है। ठीक है, अब नियत रहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे आपके पास पानी है, एक बाल्टी में पानी है, आपने 1 लीटर पानी निकाल के दूसरी बाल्टी में डाल दिया, लेकिन तब तक कोई एक व्यक्ति है वो दूसरी बाल्टी का 1 लीटर पानी आपकी एक उस वाली बाल्टी में डाल दिया। तो यानी कि आपका क्या है, आपका एनर्जी खत्म थोड़ी ना हुआ, आपने एक निकाला तो दूसरे ने एक दे दिया और ये प्रक्रिया चलती रहे। तो एक प्रकार का इसको क्या कहेंगे कि इस बाल्टी का पानी नियत बना हुआ है। समझ रहे हैं? तो वही चीज़ है, यानी कि एक तरह से निकाल रहे हैं, एक जगह से निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह से फिर 1 लीटर आ गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं नियत। इसी प्रकार से इस रूल में भी होता है। कैसे होता है मैं समझाता हूँ। और दूसरी चीज़, ऊर्जा संरक्षण का मतलब ही होता है कि ऊर्जा आपकी संरक्षित है। जैसे मैं कहूँ कि आपका धन संरक्षित है, तो धन संरक्षित मतलब है कि जो धन आपने रखा है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वही चीज़ है, इसका मतलब आप समझिए कि जब कोई असंपीड्य तथा आसयान द्रव, अब पहले आप समझिए कि असंपीड्य क्या है, आसयान क्या है। असंपीड्य का मतलब ये होता है जिसे संपीडित ना किया जा सके। जैसे मैं इसमें कहूँ, इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इसको हम संपीडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिक्विड फ्लो ही हो रहा है, यानी कि उसके आकार आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, और अगर आकार आकृति में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे होगा, यानी को बदलेगा नहीं। जब फ्लो होगा तो केवल फ्लो ही होगा उसी फ्लो में, तो उसी के कहेंगे असंपीड्य। तो सीधी सीधी बात जान लियो अभी, असंपीड्य का क्या मतलब कि जिसे हम संपीडित ना कर सकें। ठीक है, आसयान द्रव का मतलब क्या होता है, आसयान द्रव का मतलब ये होता है वो द्रव का एक प्रवाह होता है। ठीक है, आसयान द्रव का मतलब ये होता है वह द्रव का एक प्रवाह है। ठीक है, और इसके बाद क्या, धारा रेखी प्रवाह क्या है। धारा रेखी प्रवाह का मतलब ये होता है कि जैसे जब कोई लिक्विड फ्लो करता है एक कांस्टेंट वेग से, एक नियत रास्ते से, यानी कांस्टेंट वेग भी है, उसका रास्ता भी क्लियर है, तो उस टाइप से जो फ्लो करता है ना उसे हम कहेंगे धारा रेखी प्रवाह। हम सभी लोग गांव से आते हैं और जो लोग नहीं भी आते होंगे उनके लिए, सबके लिए एक एग्जांपल है, जब खेतों में हम सिंचाई करते हैं तो जो हम पाइप से सिंचाई करते हैं तो वो जो प्रवाह होता है, पाइप से पानी निकल के जाता है, वह भी एक प्रकार का धारा रेखी प्रवाह है। ठीक है, या टोटी जो हमारे घर में लगी होती है, टोटी, उससे भी जो पानी आ रहा है वह भी एक प्रकार का धारा रेखी प्रवाह है। ठीक है, धारा रेखी प्रवाह का मतलब ये है कि आपका जो रेखा वह क्लियर है और एक कांस्टेंट वेग से आपका जो फ्लो हो रहा है लिक्विड, वो उसी टाइप से फ्लो हो रहा है। तो आप समझ गए ना, इसमें 3 शब्द ऐसा था जिसका मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे थे। असंपीड्य, जिसे दबाया ना जा सके। आसयान, द्रव प्रवाह का एक प्रकार है। आसयान मतलब एक नियमित, आसयान द्रव मतलब द्रव का प्रवाह है। धारा रेखी मतलब, धारा रेखी प्रवाह का मतलब क्या है, उसकी धारा निश्चित है, नियत वेग से प्रवाह हो रही है। ठीक है, उसे कहेंगे धारा रेखी प्रवाह।
तो वही कह रहा है कि जब कोई असंपीड्य तथा आसयान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, ठीक है, तो पथ के प्रत्येक बिंदु पर तरल की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा गुरुत्वीय ऊर्जा का योग नियत रहता है। यानी को यही कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि यदि वह इसमें प्रवाहित हो रहा है द्रव, ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर जो द्रव प्रवाहित हो रहा है ना, उसका जो कुल एनर्जी है, कुल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आएगा, इसके ऊपर दाब लग रहा है, आप जानिए कि इसमें पानी बह रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, इसके ऊपर दाब लग रहा है, ठीक है, इसकी अपनी कोई दाब है तो दाब की ऊर्जा हो गई, इसका अपना कोई एक गति भी है ना, तो इसका जो अपना गति है उस गति की अपनी एक गतिज ऊर्जा भी होगी, ठीक है, और इसमें कुछ गुरुत्वीय फोर्स भी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, तो उसके अंदर क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कह रहा है कि जब कोई सी पाइप या किसी में भी लिक्विड फ्लो होता है, तरल की प्रवाह होती है, तो ये जो तीनों ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय ऊर्जा, इनका योग सदैव नियत बना रहता है। योग नियत बना रहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि इस टाइम इसके अंदर दाब ऊर्जा क्या है 1, गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा क्या है 2, और इसके बाद कह दिया गुरुत्वीय ऊर्जा क्या है 3, तो इसका टोटल ऊर्जा कितना हो गया 6। लेकिन फिर एक टाइम बाद जो दाब ऊर्जा है वह 1 ना होकर के 3 हो जाता है, ठीक है, और जो 3 है वह 1 हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट रहेगा वह 6 ही, ठीक है, ये समझ लेना। तो वही कह रहा है कि उस पाइप के अंदर जो कुल ऊर्जा रहेगी ना, वो नियत रहेगा, चाहे दाब ऊर्जा यदि बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगा, इस टाइप से चलता रहता है। उसका भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आपसे गाओगे गाना कि अरे भैया क्या समझा दिए। P इक्वल टू क्या होता है 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको रो कहते हैं कोई और, अभी मैं इसका थोड़ा सा भूल गया हूँ, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित आप देख रहे होंगे कि इसमें एक चीज़ लिखा है स्थितिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल ऊंचाई, इसको थोड़ा सा मतलब एक सिस्टम वे करने के लिए मैं आपसे कह दूंगा ऊंचाई प्रोपोर्शनल स्थितिज ऊर्जा, पहले ऊंचाई कर देना फिर स्थितिज ऊर्जा कर देना, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ लिख देना ऊंचाई प्रोपोर्शनल स्थितिज ऊर्जा, और इसके बाद फिर एक प्रोपोर्शनल लगाना, अपान में कर देना गतिज ऊर्जा। एक उत्क्रमानुपाती होता है, एक व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकेटिंग जो होता है उसे वाला सिंबल, यानी कि ऊंचाई प्रोपोर्शनल स्थितिज ऊर्जा और प्रोपोर्शनल 1/, गतिज ऊर्जा। इसका मतलब अभी देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत तगड़ा समझ जाओगे, पूरा बर्नौली खत्म ही हो जाएगा। आप मान लीजिए किसी बहुत हाइट वाली जगह पे गए और वहाँ से आपने एक पेन को गिराया, बहुत हाइट की जगह पे एक पेन लिया, ऐसे पेन को पकड़ लिया। अब मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि जब उसका ऊंचाई ज़्यादा होगा, जब उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप इसे ऊंचाई पे ले गए, इसकी क्या है स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, अब इसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, अब आप इसको गिराने लगो, नीचे गिराने लगे तो धीरे धीरे आने लगेगा ज़मीन पे। मान लीजिए ज़मीन है, बहुत ऊपर से लाए यहाँ तक आ गया। अब इस कंडीशन पे मैं क्या कह रहा हूँ, अब क्या होगा, इसकी ऊंचाई कम हो गई, और जब ऊंचाई कम हो गई तो स्थितिज ऊर्जा भी कम हो गई। लेकिन जब आप इसे बहुत ऊपर से छोड़े तो ऊंचाई ज़्यादा थी तो स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा थी, अब यहाँ पे ला दिए ऊंचाई कम हो गई, स्थितिज ऊर्जा भी कम हो गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बढ़ जाएगा जो यहाँ पे भी मैं नहीं लिखा हूँ, जो बार बार कह रहा हूँ कि 1/, रेशियो प्रोपोर्शनल का रेशियो लगा के लिखिए 1/, गतिज ऊर्जा, तो क्या बढ़ जाएगा गतिज ऊर्जा। जब आप इस पेन को काफ़ी ऊंचाई से छोड़े तब इसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा थी क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी ऊंचाई कम हुई तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम भले हो रही थी लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी, क्योंकि जब आप किसी को इस पॉइंट से छोड़ेंगे तो इसकी जो गति है वो धीमी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यही होता है बर्नौली थ्योरम, समझ गए ना। यही कि देखो अभी जैसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ा तो गतिज ऊर्जा कम था, और जैसे स्थितिज ऊर्जा कम हुआ तुरंत गतिज ऊर्जा बढ़ गया, यानी जो एनर्जी है वह आपका कांस्टेंट है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ा गतिज ऊर्जा कम, गतिज ऊर्जा बढ़ा तो स्थितिज ऊर्जा कम। यानी कि वही बताया ना कि एक बाल्टी में पानी जा रहा है तो एक लाके दे रहा है,
तो ये होता है बर्नौली थ्योरम। और एक बर्नौली थ्योरम का एक रूल और आप जान लीजिए कि स्पीड प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, स्पीड प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी कि जब कहीं अगर स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ दाब कम हो जाएगा, वहाँ पे दाब कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा उसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। आप केवल इतना जान लीजिए कम हो जाएगा, कैसे होता है कैसे नहीं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। आंधी में घर के ऊपर लगे छपरे का उड़ जाना, आंधी में घर के ऊपर लगे छपरे का उड़ जाना। आप जैसे देखिए गाँव वाम होता है ना, छपरा का घर होता है, उसके ऊपर करकट वगैरह लग देंगे या टीना वगैरह रख देंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जब हवा चलता है, हवा चल रहा है, अब देखिए पटरा ऐसा है, अब यहाँ से तो हवा जा रहा है, अब जब हवा गया तो प्रेशर हो गया कम। जैसे मैं कहूँ कि मेरा ये हाथ है तो मेरे इस साइड जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर इस साइड लग रहा है। अब क्या हुआ, हवा ऐसे आया, समझ लीजिए ऐसे हवा आया तो ऊपर का जो प्रेशर है वह तो पूरा हट गया, और नीचे पे क्या है प्रेशर ज़्यादा है। और अभी क्या है, हवा चल रहा है तो जाहिर सी बात है ऊपर भी हवा लगेगी नीचे भी हवा लगेगा। अब इधर क्या है, ऊपर का हवा जब चल रहा है तो ऊपर का दाब पूरा हट गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हूँ जब स्पीड ज़्यादा होगी तो दाब कम हो जाएगा। अब स्पीड यहाँ ज़्यादा हुआ, दाब कम हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो स्पीड ज़्यादा हो नहीं रहा है, ऊपर से दाब ही बढ़ रहा है, तो एक बैग मारता है फड़ाक से और छज्जा उज्जा टूट टाट जाता है, जो टीना ऊना होता है। तो ये चीज़ होता है। तो जब दाब बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, और जब स्पीड बढ़ेगी, जब स्पीड बढ़ेगी तो दाब कम हो जाएगा, और जब दाब कम होगा तो अपना काम वो कर देगा, ठीक है। देखिए वही चीज़ बताया ना, दूसरा क्या, आंधी में घर के ऊपर लगे छपरे का उड़ जाना। स्पीड आई ज़्यादा हो गई, दाब हो गया कम ऊपर का, और नीचे का दाब और ज़्यादा लग रहा है, नीचे तो दाब लग ही रहा है तो फेंक देगा, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे दाब जितना है उतना दाब यहाँ पे। अब जब एक साइड का दाब हट जाएगा तो इस साइड वाला ठेल देगा ना। दूसरा क्या है, आप देखे होंगे ऐसा मेरे साथ हुआ है, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह ट्रेन से दूर खड़ा रहे, क्योंकि ट्रेन आगे के दाब को हटा देती है, जिससे व्यक्ति आगे की तरफ भाग जाता है, जिससे व्यक्ति आगे की तरफ गिर जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैं बचपन में था, तो मैं ट्रेन था ना, ट्रेन की पटरी के पास गया था, ट्रेन की पटरी वहीं पर खड़ा था, और ट्रेन आने वाली थी। मुझे लगा था कि यार चलो ट्रेन आ रही है, आज मैं इसकी हवा लूँगा, देखता हूँ कितना हवा देता है। एक आदमी आया, और मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल रही थी, एक आदमी आया तब उसने कहा कि बगल कर लो नहीं तो लड़के को खींच लेगा, समझ लो। तब मेरी मम्मी मुझे इस साइड कर ली, तब से बातें मेरे अंदर थी कि ट्रेन जो है वो हमको खींच लेगी, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है। लेकिन जब बर्नौली थ्योरम पढ़े तब पता लगा वह खींचती नहीं है, वह जब ट्रेनियाँ आती है आपके सामने से ना बगलियाँ से, तो जो आपके इस साइड का जो दाब है वो उस दाब को पूरा ख़त्म कर देती है। अब इधर क्या है, इधर आपकी तरफ दाब है, और जब इधर दाब है इस साइड दाब नहीं, तो वह इस साइड आपको ढकेल देगी, और जब इस साइड आपको ढकेलेगी तब तक तो आपका काम रेलगाड़ी कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ आज जान लीजिए। और दूसरा चीज़ है, जब समुद्र में लड़ती है तो वह पीछे से लड़ती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा अंदर की ओर चली जाती है। तो इसके पीछे थोड़ा लॉजिक देके समझाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सिस्टम चाहिए। अब देखिए जो बर्नौली का था ना, रो या पी इक्वल टू रो 1/2v² प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो रो उसमें क्या है, डेंसिटी है, जी क्या है, अकॉर्डिंग ड्यू टू ग्रेविटी, सीधा सीधा, एच है हाइट। अब देखिए ये समझ गए होंगे, मैं कहूँगा ही नहीं कि यार तुम समझे नहीं होगे, ध्यान से पढ़ोगे ख़त्म कर दी होगी कहानी, कोई तुमको दिक्कत ही नहीं हुआ होगा कि बर्नौली का थ्योरम क्या होता है। पास्कल का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु को प्रेशर डालते हैं ना तो सभी जगह प्रेशर समान होता है। जैसे देख लीजिए गुब्बारा है, हमने इसके ऊपर एक प्रेशर डाला, सभी जगह समान। सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल, अब देखो भाई मुझे प्यास लग रहा है, लेकिन इसको मैं जल्दी से ख़त्म कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे हमें और एक चीज़ कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मान लीजिए ये, ठीक है, हाँ कर सकते हो, इतना है ये है, ठीक। वही मान लीजिए इसके बगल में कापी है, ये कह रहा है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, अगर इसका क्षेत्रफल जान ही रहे हो कम है, इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A1 है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A2 है। अब कह रहा है कि यदि वही कह रहा है, एग्जाम्पल से समझना, थ्योरी अपने आप बन जाएगी। सपोज कर लो A1 इक्वल टू जो A है वह 10
mm² है, ठीक है, 10 mm² है। अब माना फोर्स हम 20 न्यूटन का अप्लाई करते हैं, जो A1 है यहाँ पे हम 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, 20 न्यूटन का फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। A1 क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल है 10 mm², उस पर हम लोग 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हमने A1 इक्वल टू क्या मान लिया, 10 mm, F इक्वल टू न्यूटन, फोर्स 20 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, P इक्वल टू F/A। अब वही चीज़ हम रख दिए, तो P इक्वल टू F/A 20 न्यूटन है, A इक्वल टू है 10। जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, मात्रा क्या होगा, न्यूटन अपान mm²। अब देख लीजिए, न्यूटन अपान mm² हमें क्या मिल गया, P इक्वल टू 2। अब यही चीज़ हम बड़े वाले सिलेंडर के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे सिलेंडर में 2 mm का प्रेशर लगेगा। मैंने कहा है ना कि कोई भी चीज़ रहेगी उसमें प्रेशर समान होता है। इसका मतलब जो अभी मैं आपको दिखाया था, इसका मतलब क्या था, प्रेशर समान लगता है। वही चीज़ मैंने इसमें भी कहा कि जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्रेशर समान है, भले उसका एरिया ज़्यादा हो, इसका एरिया भले ही ज़्यादा है लेकिन प्रेशर समान है। अब वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि देख लो, मैंने फार्मूले से प्रेशर जनरेट कर लिए, प्रेशर है 2 न्यूटन mm। अब दूसरा सिलेंडर हम लोग निकालते हैं, वही लिखा है कि अब दूसरे सिलेंडर का एरिया जिस टाइप से ज़्यादा होगा, अर्थात उस पर अब दूसरे सिलेंडर का एरिया जिस टाइप से ज़्यादा होगा, अर्थात एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बल उत्पन्न होगा। जैसे ये कह रहा है कि एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही बल उत्पन्न होगा। अब सपोज करिए, इसका क्या मतलब है, हमें P इक्वल टू मिला है 2, ठीक है, P इक्वल टू हमको क्या मिल गया है 2, और हम लोग क्या जानते हैं, अभी बता रहे हैं, P इक्वल टू 2 मिला है और हम जानते हैं P इक्वल टू होता है F/A। तो P इक्वल टू F/A रखे हैं। अब P की जगह पर हमने 2 रख दिया, F की जगह पर हमें मालूम नहीं है, और लेकिन हम जानते हैं इसका जो एरिया है वह 1000 गुना है, वह या इसका एरिया 100 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने 100 माना है। F1 इक्वल टू A1 इक्वल टू 10। अब ये मान लेते हैं 1000 गुना है, या मान लेते हैं कि 100, एज एग्जाम्पल समझने के लिए 100 ही मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं A2 इक्वल टू। तो P इक्वल टू F/A होता है, P इक्वल टू हो गया 2, F का मान कुछ नहीं लिया, A का मान ले लिया 100। तो F का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 न्यूटन। समझ रहे हैं ना, तो 200 न्यूटन हो जाएगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। तो वही कह रहा है कि 10 न्यूटन का बल लगा के हम 200 न्यूटन का बल उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात कम बल लगा के ज़्यादा भारी उठा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे भाई ये देखो, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, और इसके ऊपर हमने इतना छोटा रखा है। अब सोचो, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा मेरे भाई, इतना बड़ा, और ये इतना है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ पे ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, कितना, 10 न्यूटन के, और इसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा वह उतना ज़्यादा बल देगा। क्षेत्रफल अभी A2 100 mm है, तो उसका 200 न्यूटन दे रहा है, या जो भी दे रहा है, और क्षेत्रफल बड़ा करेंगे और फोर्स देगा। तो इससे ये फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि तरल पे सभी जगह दाब समान है। तो आप देख लीजिए, यहाँ 20 न्यूटन हुआ, 2 न्यूटन पैदा 20 न्यूटन बल हुआ, और आप देख लीजिए बल 20 न्यूटन से 200 न्यूटन हो गया, और ये 200 न्यूटन में और गुना ज़्यादा होगा, बस उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, हम कम बल लगा के भारी फोर्स उठा सकते हैं, भारी वस्तु। अब आप कहेंगे इसका उपयोग क्या होगा भाई, इसका फ़ायदा क्या। अरे भाई, ये रूल आया नहीं ना कि पूरी जो औद्योगिक इंडस्ट्री होती है उसमें क्रांति आ गई। क्रांति कैसे आ गई, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ उस इंडस्ट्री का नाम है स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। जब स्टील बनता है ना तो 250 न्यूटन, 250, 260 टन, 160 टन के भार को उठा के उधर रखना पड़ता है। किससे उठाया जाता है, क्रेन की सहायता से। किस पे काम करता है क्रेन, हाइड्रोलिक पे। हाइड्रोलिक का मतलब पास्कल रूल। जैसे भी देख रहा हो किस पे काम कर रहा है, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक मतलब पास्कल। तो आप सोचो यार कि अभी मुझे इस घर को गिराना हो ना, इस बिल्डिंग को जो भी है, ऐसे मारूंगा एक हाथ जाएगा टूट। जेसीबी ला के हिला दूंगा ना, पूरा गिर जाएगा। पर्वत तोड़ सकते हो तुम, किससे, जेसीबी की सहायता से। जेसीबी किस पे है आधारित, पास्कल पे।
ये रूल है मेरे भाई। तुम सोचो तुम्हारे घर और जो खुदाई होती है, मिट्टी उट्टी, जो रोड वोड बन रहा है, अभी जो एक्सप्रेसवा हाईवे बन रहा है, कैसे बनता? आदमी पाट पाते माटी को। पास्कल पास्कल ने बताया। तो पास्कल ने क्रांति लाया है भाई पूरी दुनिया में। अभी देखो, कार उठाने में उपयोग किया जाता है उस पाइप का यूज जिसका क्षेत्र बहुत कम होता है, जबकि भार काफ़ी एरिया ज़्यादा होता है। हाँ, ये कह रहा है कार को उठाने में किया जाता है। आप देखेंगे जो कार उठाता है वैसे इसे पैर मारेगा ऐसे, ठीक है, और उठ जाता है। वही कह रहा है कार को उठाने में प्रयोग किया जाता है, उस पाइप का यूज करते हैं जिसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जबकि कार का एरिया काफ़ी ज़्यादा। बताया ना, इसका एरिया कम है लेकिन दाब समान है, और गाड़ी का क्षेत्रफल ज़्यादा, तो हम उठा देंगे। जेसीबी, जैक वगैरह सब इसी पे काम करते हैं। ये थी पूरी वीडियो। मुझे ऐसा लगता है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भाई मैं कहूँगा वीडियो के प्रति जो भी आपका रिएक्शन हो आप उसे दीजिएगा। अब भाई मुझे प्यास लगी, बिना प्यास किए मैं अगला वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।